हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी को। एक बार फिर से दीपक बिंद ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो यह समान विज्ञान का 19वां पार्ट है। इससे पहले मैंने 18 पार्ट करा दिया हूं। जो भी विद्यार्थी नहीं देखे हैं वे दीपक बिंद ऑनलाइन क्लासेज में जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों आइए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो चलिए पहला क्वेश्चन पहले आप बताइए। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है, यानी उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वास्तविक तथा सीधा होता है, वास्तविक तथा उल्टा होता है, काल्पनिक तथा सीधा होता है, काल्पनिक तथा उल्टा होता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यह उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आपका काल्पनिक तथा सीधा होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। और उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? उत्तल दर्पण में जिसका परावर्तक सतह बाहर की तरफ उभरा रहता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। और अवतल दर्पण किसे कहते हैं? जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर उभरा रहता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। तो आप लोग इसको भी याद कर लीजिए। तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक तथा सीधा होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, दुगुनी होती है, तिगुनी होती है, चौथाई होती है। तो गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। हजामत दोस्तों दाढ़ी बनाने को हम हजामत कहते हैं। तो हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है? तो आप लोग बताइए। तो हजामत बनाने के लिए हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, यानी दाढ़ी बनाने के लिए हम अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो टार्च में, सोलर कुकर में, हेडलाइट और दांत के जो उपचार होता है उसमें भी हम अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो घर के दरवाजे में और पीछे से आ रहे वाहनों को देखने के लिए भी हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो इसको भी आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। तो यहाँ पर हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है? तो अवतल दर्पण का। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो द्रव का आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। देखिए आपेक्षिक घनत्व है। अगर आपेक्षिक आर्द्रता एक आपेक्षिक घनत्व दोनों में बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो देखिए आपेक्षिक घनत्व को हम हाइड्रोमीटर से मापते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगर आपका आपेक्षिक आर्द्रता रहता है तो आपका हाइग्रोमीटर रहता है। आपेक्षिक आर्द्रता रहता है तो हाइग्रोमीटर होता है, लेकिन यहाँ पर आपेक्षिक घनत्व है इसलिए आपका हाइड्रोमीटर। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और रेन गेज में क्या होता है? तो रेन गेज में वो आपका वर्षा मापन के लिए प्रयोग किया जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कीजिए। और ओडोमीटर का प्रयोग यहाँ किया जाता है। तो पहियों द्वारा तय की गई दूरी को हम ओडोमीटर से मापते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आपेक्षिक घनत्व हाइड्रोमीटर से मापते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह भी देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दूध की शुद्धता हम लैक्टोमीटर से मापते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और हाइग्रोमीटर बता दिए। हाइग्रोमीटर में क्या मापा जाता है? तो हाइग्रोमीटर में आपका आपेक्षिक आर्द्रता मापा जाता है। क्या मापा जाता है? आपेक्षिक आर्द्रता मापा जाता है। और फाइडोमीटर से समुद्र की गहराई मापते हैं। और टेकोमीटर से वायुयान की गति को मापने के लिए हम टेकोमीटर का प्रयोग किया जाता है। फाइडोमीटर समुद्र की गहराई मापने के लिए। तो ये सब आप लोग अच्छे से याद कर लिए, आपसे बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। अभी हमने बता दिए हैं यह कहाँ लगा रहता है। तो यह आपका अवतल दर्पण में लगा रहता है। तो ऑप्शन नंबर इसका कहाँ लगा रहता है?
तो सॉरी दोस्तों, यहाँ पर देखिए मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, उत्तल दर्पण लगा रहता है। क्या जो पीछे के वाहनों को देखने के लिए, जो पीछे से आ रहे वाहनों को देखने के लिए हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो दाढ़ी बनाने में, टार्च, सोलर कुकर, हेडलाइट और दांत के उपचार में हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो मोटर के चालक के सामने लगा क्या रहता है? उत्तल दर्पण, जो पीछे से वाहनों को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। यह भी देखिए बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। फोटोग्राफी कैमरे का अभिदृश्यक होता है। अवतल लेंस, उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस। तो पहले आप लोग बताइए इसका क्या ऑप्शन होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, उत्तल लेंस। फोटोग्राफी के कैमरे का अभिदृश्यक होता है तो उत्तल लेंस होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पानी में हवा का बुलबुला किस तरह कार्य करता है? तो उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल लेंस। तो पानी में हवा का जो बुलबुला होता है वह अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। वायुमंडल की आर्द्रता, देखिए आर्द्रता, वायुमंडल की आर्द्रता किससे मापी जाती है? तो वायुमंडल की आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। और अगर वायुमंडल की घनत्व होता तो आपका हाइड्रोमीटर हो जाता, लेकिन यहाँ पर आर्द्रता है इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और बैरोमीटर से क्या नापा जाता है? तो वायुमंडलीय दाब आपका बैरोमीटर से मापा जाता है। अल्टीमीटर से ऊंचाई की माप किया जाता है। तो इसको भी आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। भूकंप मापी यंत्र है तो सिस्मोग्राफ, कार्डियोग्राफ, स्ट्रोबोस्कोप, डिक्टाफोन। तो भूकंप मापी यंत्र आपका सिस्मोग्राफ द्वारा भूकंप मापते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और कार्डियोग्राफ से क्या मापते हैं? तो हृदय की गति को हम कार्डियोग्राफ से मापते हैं। और स्ट्रोबोस्कोप से क्या मापते हैं? तो इसमें जो आवर्तित गति कर रही वस्तुओं का वेग मापने में प्रयोग किया जाता है। और डिक्टाफोन में बातचीत रिकॉर्ड करने तथा पुनः सुनने में इसका प्रयोग किया जाता है। डिक्टाफोन का किस में प्रयोग किया जाता है? तो बातचीत रिकॉर्ड करने तथा पुनः सुनने में डिक्टाफोन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अब देखिए यह बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग बता सकते हैं। ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है तो ध्वनि की तीव्रता डेसिमल में मापी जाती है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और आवृत्ति क्या है? यानी आवृत्ति का मात्रक आपका हर्ट्ज होता है। हर्ट्ज आवृत्ति का मात्रक होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग को उम्मीद करता हूँ आप लोग इसको बता सकते हैं। तो वास्तविक एवं सीधा, वास्तविक एवं उल्टा, काल्पनिक तथा सीधा, काल्पनिक तथा उल्टा। तो मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब आपका वास्तविक तथा उल्टा होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। जब कोई वस्तु को दो समांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या होगी। तो उसका बने हुए प्रतिबिंब की संख्या हमेशा अनंत होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। हृदय की गति सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो हृदय की गति सुनने के लिए हम स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। और बताइए आप लोग, गायरोस्कोप का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो गायरोस्कोप का प्रयोग घूमती हुई वस्तु की गति मापने में प्रयोग किया जाता है। और सेक्सटेंट का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो आकाशीय पिंड की कोणीय दूरी की माप के लिए सेक्सटेंट का प्रयोग करते हैं। और स्ट्रोबोस्कोप का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो स्ट्रोबोस्कोप अभी मैंने बता दिया हूँ पिछले ऑप्शन में, तो आप एक बार फिर से सुन लीजिए। इसका प्रयोग आवर्तित गति कर रही वस्तुओं का वेग मापने के लिए किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। हृदय की गति सुनने के लिए हम स्टेथोस्कोप यंत्र का प्रयोग करते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। वायुमंडलीय दाब की माप की जाती है, तो वायुमंडलीय दाब की माप बैरोमीटर से की जाती है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। और लाइक्टोमीटर से क्या मापते हैं, तो दूध की शुद्धता मापने के लिए हम लाइक्टोमीटर का प्रयोग करते हैं। और मैनोमीटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो गैसों के दाब की माप के लिए मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और ओडोमीटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो ओडोमीटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, पहले आप लोग बताइए। तो मैंने बता दिया हूँ, ओडोमीटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, पहियों द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए हम ओडोमीटर का प्रयोग करते हैं। यह ऑप्शन में आ चुका था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। यह देखिए बार बार एग्जाम में पूछा गया है, आप लोग से इस बार 2020 में पूछ सकता है, तो आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। और जितना प्रकाश से क्वेश्चन, लेंस से, अवतल लेंस से जितना भी क्वेश्चन बनता है आप लोग उसे अच्छे से कवर कर लीजिए। तो देखते हैं इसका हम 16। सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है, तो लेंस और प्रकाश से केंद्र के बीच में, फोकस के बाहर, वक्रता केंद्र पर, अनंत पर। तो सरल सूक्ष्मदर्शी को हम लेंस और प्रकाश केंद्र के बीच में रखते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। वनस्पति तेलों में कृत्रिम घी बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है, तो वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में हम निकिल उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। और प्लेटिनम चूर्ण का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो बताइए आप लोग। प्लेटिनम चूर्ण का उपयोग सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने में इसके प्रयोग करते हैं। किसके, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने में प्रयोग करते हैं, किसका, प्लेटिनम चूर्ण का। और लौह चूर्ण तो आप लोग जानते होंगे, वही अमोनिया गैस बनाने की हाइबर विधि में हम लौह चूर्ण का प्रयोग करते हैं। और गर्म एल्यूमिना का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो यह एल्कोहल से ईथर बनाने की विधि में प्रयोग करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में हम निकिल उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। अमोनिया गैस बनाने की हाइबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है, तो अभी हमने बता दिया कि अमोनिया गैस बनाने की हाइबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो यह लौह चूर्ण उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए जितना भी क्वेश्चन है। और ये सब प्लेटिनम चूर्ण का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में। और क्यूप्रिक क्लोराइड का प्रयोग कहाँ करते हैं, क्लोरीन गैस बनाने की डिकान विधि में। और निकिल को तो बता दिए, निकिल का प्रयोग वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक, सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है जब वस्तु होती है। यानी जब वस्तु कहाँ पर होती है, तो वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक, सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है। तो अनंत पर, फोकस पर, ध्रुव पर, फोकस और ध्रुव के बीच में। तो यह ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में रहती है तो वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक, सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए सही से जूम कर दे इसको हम। तो रक्त का दाब किस यंत्र से मापा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रक्त का दाब किससे मापा जाता है, स्फिग्नोमाइनोमीटर से रक्त का दाब मापते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और पायरोमीटर से क्या नापते हैं, तो उच्च ताप का माप हम पायरोमीटर में करते हैं। और गैल्वेनोमीटर से क्या मापते हैं, तो विद्युत धारा की प्रबलता की माप। किसका, विद्युत धारा की प्रबलता की माप हम गैल्वेनोमीटर में करते हैं। और एनीमोमीटर का प्रयोग
हवा की गति के मापने में किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। रक्त का दाब स्फिग्नोमैनोमीटर से मापते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। ट्रांसफार्मर का क्रूड बना होता है नर्म लोहा का, निकेल का, तांबा का, स्टेनलेस स्टील का। तो बताइए आपका ट्रांसफार्मर का कोड किससे बना होता है? तो यह नर्म लोहा से बना होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, जो एग्जाम में अक्सर बार पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ट्रांसफार्मर का कोड नर्म लोहा से बना होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है? तो चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर, स्वप्रेरण के सिद्धांत पर, या इनमें से कोई नहीं। तो बताना है। तो ट्रांसफार्मर यह विद्युत धारा चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है एसी को डीसी में बदलने के लिए, डीसी को एसी में बदलने के लिए, डीसी को वोल्टेज में उपचयन तथा अपचयन करने के लिए, या एसी वोल्टेज में उपचयन या अपचयन करने के लिए। तो ट्रांसफार्मर का प्रयुक्त एसी वोल्टेज में उपचयन या अपचयन करने के लिए किया जाता है। जो वो एसी वोल्टेज होते हैं उसको कम ज़्यादा करने के लिए प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ट्रांसफार्मर एसी वोल्टेज में उपचयन और अपचयन करने के लिए किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। व्हीटस्टोन ब्रिज का व्यवहार किसे मापने में किया जाता है? विद्युत वाहक बल, धारा। तो और देखिए क्या ऑप्शन है, प्रतिरोध, आवेश। तो 4 ऑप्शन है, बताना है। प्रतिरोध, आवेश। तो क्या था क्वेश्चन? व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रयोग किसे मापने में किया जाता है? तो व्हीटस्टोन ब्रिज का व्यवहार हम प्रतिरोध मापने में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है। तो वह आपका हाइड्रोफोन कहलाता है। पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र हाइड्रोफोन कहलाता है। और आइडियोफोन होता है जो दोस्तों ध्वनि को रिकॉर्ड वीडियो जो एडिट करने के लिए आते हैं, उसको रिकॉर्ड अच्छे जो क्वालिटी होता है उसे हम ऑडियोफोन कहते हैं। और आइडियोमीटर में हम ध्वनि की तीव्रता मापते हैं। और हाइड्रोमीटर में आप लोग जानते हैं जो वायुमंडलीय घनत्व जो सापेक्षिक घनत्व होता है उसे हम हाइड्रोमीटर में नापते हैं। यानी आप जो सापेक्षिक घनत्व हम हाइड्रोमीटर से मापते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। हाइड्रोफोन पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, लाउड स्पीकर में ऊर्जा परिवर्तन होता है। तो ध्वनि से यांत्रिक एवं यांत्रिक से विद्युत ऊर्जा में, या देख लीजिए थोड़ा इसको और छोटा कर दे। हाँ, तो विद्युत से यांत्रिक एवं यांत्रिक से ध्वनि ऊर्जा में, ध्वनि से विद्युत एवं विद्युत से ध्वनि ऊर्जा में, या यांत्रिक से ध्वनि ऊर्जा में। तो लाउड स्पीकर में ऊर्जा परिवर्तन होता है विद्युत से यांत्रिक एवं यांत्रिक से ध्वनि ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 27। निम्नलिखित में किस यंत्र में यांत्रिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है या परिवर्तित करता है वह आपका डायनेमो कहलाता है। आपका डायनेमो, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना डायनेमो का कार्य होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। तो निम्नलिखित में कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? देखिए जो उसका डायनेमो को उल्टा है। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यहाँ पर पूछ रहा है ये है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो वह आपका कौन सा है? तो यह विद्युत मोटर है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। और देखिए डायनेमो इसका उल्टा होता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में
में परिवर्तित करना आपका डायनेमो होता है, और जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करना वो आपका विद्युत मोटर होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वह कौन सा आपका है? बैटरी। बैटरी क्या करता है? आपका रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है, और डायनामो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। तो अगला क्वेश्चन ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है बैटरी में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में बदलने के लिए, निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में बदलने के लिए, डीसी को एसी में बदलने के लिए, या एसी को डीसी में बदलने के लिए। तो रेक्टिफायर का प्रयोग एसी को डीसी में बदलने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह क्वेश्चन अगले प्रश्न में इसका चर्चा कर चुका हूँ, फिर से एक बार देख लेते हैं। ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है तो केवल एसी में, केवल डीसी में, एसी और डीसी दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो ट्रांसफार्मर का प्रयोग केवल एसी में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ध्वनि ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में, रेडियो ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा में। तो टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा आपका विद्युत ऊर्जा होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। शुष्क सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित है? शुष्क सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित है? तो यांत्रिक, विद्युत, रासायनिक या ताप। तो शुष्क सेल में आपका रासायनिक ऊर्जा निहित है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह लास्ट क्वेश्चन है, तो आप लोग अच्छे से बताइए। इसके बारे में देखिए, चर्चा कर चुका हूँ। कौन सा यंत्र उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में, या निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में बदलता है? तो आपका क्या है? ट्रांसमीटर है, कम्यूटेटर है, अल्टरनेटर है, या ट्रांसफार्मर है? तो वह आपका ट्रांसफार्मर है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। तो 34 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लिया हूँ दोस्तों, आप लोग अच्छे से तैयारी कर लीजिए, और जो भी रिपीट नहीं है उसको रिपीट कर लीजिए। और आपका एग्ज़ाम 15 दिसंबर से ग्रुप डी और एनटीपीसी का शुरू होने जा रहा है, तो आप लोग अच्छे से लग जाइए। जो भी टॉपिक रिवीजन नहीं किए हैं वे अपना रिवीजन कर लीजिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी को टेस्ट अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो दोस्तों लाइक, शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, और बेल आइकन का प्रेस करना ना भूलिए, जिस समय कोई भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।